बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के फिजिक्स के क्रैश कोर्स में हम लोगों ने लेक्चर 1 या पार्ट 1 कहिए, पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो VVI है उसका डिस्कशन हुआ था। लेक्चर 2 है, ऐसे ही इसका लेक्चर 3, लेक्चर 4 ऐसे सीरीज आएगा। जो पहला चैप्टर हम लोग शुरू किए हैं वह चैप्टर है लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर में कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुका है पार्ट 1 में, और ये पार्ट 2 है। उसका क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण, वैसा दर्पण जो हम लोग यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं, समतले दर्पण न होता है, तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, यानी प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, उल्टा बनता है, आभासी बनता है कि वास्तविक बनता है। ऑप्शन है कि वास्तविक बनेगा, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक और उल्टा, और आभासी तथा बराबर। कौन सा ऑप्शन होगा, थोड़ा आइए हम डिस्कस करते हैं। ये दर्पण है आपका, इसके सामने आप खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब बनता है। तो इसका कुछ नेचर है, कुछ प्रकृति है जो आपको मालूम होगा, या नहीं मालूम है तो देख लीजिए। एक तो प्रतिबिंब इसका जो बनता है वो आभासी बनता है। आभासी को काल्पनिक भी कह सकते हैं। किसी भी वस्तु का समतल दर्पण में, दर्पण कौन सा दर्पण है, समतल, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब आभासी और काल्पनिक होता है। दूसरा, सीधा बनता है। आदमी सीधा खड़ा है तो प्रतिबिंब भी तो सीधा ही ना है, तो सीधा बनता है। तीसरा, बराबर बनता है। ऐसा नहीं कि लंबा आदमी समतल दर्पण में देखे तो वह बौना नजर आएगा, ऐसा नहीं है। जितना हाइट आपका है उतना ही हाइट उसमें देखने को, तो इसलिए सीधा और बराबर बनता है। और दर्पण से समान दूरी पर बनता है, यहाँ से समान डिस्टेंस पे, जितना दूर पर आदमी खड़ा है उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। एक और, इसका जिससे दाहिना हाथ है इसमें क्या दिखेगा, बायां दिखे। तो इस तरह से इस कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ गुण है। अब हमारा जो मतलब वाला इसमें बात है कि वास्तविक बनता है, तो पहला तो बात है कि वास्तविक बनेगा नहीं। अभी हम आंसर बताया कि कौन सी बनेगा, आभासी या काल्पनिक बनेगा। तो यहाँ भी वास्तविक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आभासी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आभासी और बराबर बनता है। इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, एकदम सिंपल कि फिगर को दिमाग में रखिएगा। फोटो ज़्यादा दिन तक दिमाग में रहता है, फोटो से बात पकड़ में आ जाएगा। या 2 नंबर का ही पूछता भी है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति बतावें, तो 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिख सकते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बताओ। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। इसको भी हम लोग फिगर से समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। देख रहा है, ये समतल है ना, है एक ही तल न है बोर्ड, और उसी पे तीनों है कि नहीं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला हो गया। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2 नंबर में भी पूछ देता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखें, VVI है, इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण ये भी आपस में बराबर होता है। अब कितना लोग ई वाला कोण समझेंगे, ई वाला कोण नहीं समझिएगा। आपतन कोण किसको कहेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये दोनों बराबर भी होता है, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर, थोड़ा सिंपल है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। फिगर में भी आप समझ गए बात को। तो इसमें सही आंसर डी हो जाएगा। टी, बी, ए ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है
क्या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, या परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होगा, या आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होगा? इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखिए कितना चतुर है क्वेश्चन। ये दोनों ऑप्शन सेम ही दिख रहा है लेकिन सेम नहीं है। आपतन कोण परावर्तन कोण, यहाँ परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण वो अलग चीज हो गया। तो अभी थोड़ा देर पहले आपको हमने बताया आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी आई और आर आपस में बराबर होगा। तो सावधानी से देखेंगे तो ये आई है और ये आर है परावर्तन कोण, यही आपस में बराबर होता है। ये सब ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ऑप्शन है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक तो सेकेंड स्क्वायर नहीं होता है, चाल जो है उसका प्रति सेकेंड होता है, तो टाइपिंग मिस्टेक है, उसको ध्यान नहीं देना है। तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या 3 गुना 10 के पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, या 3 गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि चाल है, और चाल आप जानते हैं बाबू, चाल होता है दूरी बटा समय, और दूरी का ऐसा यूनिट मीटर होता है, समय का होता है, तो हमेशा मीटर प्रति सेकेंड ही होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा। और यहाँ पे एक तरह से टाइप हो गया है तो ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में कहीं पे स्क्वायर लगा देगा, कोनो में सिंपल देगा, तो सिंपल वाला ही आंसर हमारा होगा। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक तो प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, मतलब माध्यम बदलेंगे तो प्रकाश का चाल भी बदल जाता है। पूछें कि सबसे अधिक किस में होता है, तो निर्वात में होता है। और प्रकाश जो होता है वो निर्वातों में गमन करता है और माध्यम में भी गमन करता है, दोनों में गमन करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, तो माध्यम बदलने से चाल भी बदलता है। तो जब चाल भैरी कर रहा है, बदल रहा है, तो प्रश्न आएगा ना कि सबसे अधिक किस में होता है? तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात या हवा बोल सकते हैं उसमें होता है। निर्वात में ही होता है, लेकिन आपका हवा और निर्वात दोनों चलेगा। होता कितना है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कभी कभी ऑप्शन में ई ना देकर किलोमीटर वाला देगा, किलोमीटर में होगा तो आप 3 लाख याद रखिए। 3 पर कई 5 गो, 8 गो है, 5 गो हम दे दिए हैं, 3 गो जीरो के मतलब 1000 मीटर, और हो गया किलोमीटर। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। दोनों में से कोई ऑप्शन में रह सकता है, इसलिए दोनों को याद रखना जरूरी है। तो इस हिसाब से 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड ये सही आंसर होगा। यहाँ भी है लेकिन किलोमीटर दे दिया है, देखो भूलियाने के लिए ये सब देता है। अतुल हड़बड़ी लाल है, हड़बड़ी में कुछ बना के भागाएगा। एग्जाम का एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक एक नंबर सहेजिएगा तो आपका मार्क्स बढ़ेगा। अगला देख लेते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? जैसे कोई अगर वृत्त है और इसमें परावर्तक सतह है और इसका इस सीमा है, यहाँ से यहाँ तक, इधर तो नहीं है परावर्तक सतह, तो इस सीमा रेखा पर जो व्यास खींचते हैं, इस व्यास को क्या कहते हैं? तो द्वारक क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। गोलीय दर्पण का व्यास जिससे दर्पण परावर्तन कर सकता है, इसका जो व्यास होगा उसको द्वारक कहते हैं, द्वारक। तो मुख्य फोकस तो होगा ही नहीं, प्रधान अक्ष भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, द्वारक होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? डी हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो अब देख के ही पता चल गया होगा। दंत विशेषज्ञ जो होता है वो दांत को देखने के लिए दांत का प्रतिबिंब, मान लो सबसे अंदर का जो चह है, मसूड़ा है, उसको अगर देखेगा तो नहीं दिखेगा, उस पीछे वाला पार्ट अगर सड़ा हुआ है तो नहीं दिखेगा। आप देखिएगा चम्मच की तरह एक औजार रखता है जो दिख रहा है, इस औजार को दांत के अंदर लगाएगा और उसमें उस सड़ा हुआ दांत का फिगर बन जाता है।
तो स्टील के चम्मच की तरह होता है, बड़ी चमकीली, निकेल वगैरह से बना होता है, उन्हें खूब चमकदार होता है। तो वो देखिएगा तो ऐसे धंसा हुआ रहता है। चम्मच हम बोल दिए तो आइडिया लग गया, चम्मच धंसा हुआ रहेगा। तो चम्मच का मतलब क्या हो गया? अवतल, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का यूज कर आप हमेशा दिमाग में रखिए, ठीक है। मैं खाना किससे खाते हैं? आप चम्मच से खाते हैं। चम्मच जो होता है गहरा होता है, और गहरा है तो दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण। धंसा हुआ जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। तो इस तरह से होता है, यहाँ देखो धंसा हुआ रहता है। तो ये सब औजार है, दांत में अगर कुछ फंस गया है वो निकालने का है, तब यहाँ पे औजार है। चलिए अब आगे देखते हैं। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो दो बात आपको याद रखना होगा। धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, ऋणात्मक होगा तो वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा। अभी ऋणात्मक है तो वास्तविक और उल्टा कहीं पे है? ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो उत्तल दर्पण कह रहा है चिन्ह। उत्तल दर्पण ई वाला होता है, ये अवतल और ये है उत्तल। उत्तल में एफ ई टोटल आर है, ई एफ है, और एक रिलेशन होता है एफ बराबर आर बाई 2। हालांकि दोनों के लिए होता है। फिर आपके मन में आया होगा कि दोनों क्यों बनाए हैं? इसलिए बनाए हैं कि उत्तल में जो फोकस होता है और जो त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या, दोनों धनात्मक लेते हैं, और इसमें दोनों ऋणात्मक लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। अभी जो दिया है उत्तल कह रहा है, जो डाटा है आर का मान जो दिया है इसको हम प्लस में लेंगे। तो वो अगर अवतल कहता तो इस 32 को -32 करके लेते, क्योंकि ऑप्शन प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो अभी हमारा उत्तल है तो प्लस में होगा आर और प्लस में होगा एफ भी पॉजिटिव होगा। लेकिन ये फोकस दूरी क्या होगा ये आपको बताना है, ये पॉजिटिव में कितना होगा ये बताना है। तो सूत्र इसके लिए हम लोग यूज करेंगे। सूत्र में एफ बराबर कितना होता है? आर बाई 2 होता है। आर कितना है? +32 बटा 2, यानी +16 सेंटीमीटर होगा। आपको हमेशा याद रखना है -16 दिया हुआ है तो दांते अंगुली काटिएगा तो नहीं बनेगा, तो ठीक से बनाना। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बहादुर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। तो हम आपको एक फिगर से भी बताए हैं, यहां भी बता देते हैं। बिंब दूरी जो है ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। इसमें बिंब दूरी अगर यू पूछे तो निगेटिव लेंगे और निगेटिव ली जाती है। यहाँ पे सही आंसर कौन सी होगा? ऋणात्मक। क्योंकि आपका कोई भी दर्पण हो, यह अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, बिंब तो हमेशा आप दर्पण से पीछे रखेंगे। यू हमेशा कौन सी लेंगे? पोल से बाएं साइड का दूरी हमेशा कौन सी होता है? ऋणात्मक होता है। इसलिए इसका सही आंसर कौन सी हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अब इससे आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेगा। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास। थैंक यू।